हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारी बुक है पार्ट 1 मानव भूगोल और उसके सिद्धांत, उसका जो 5th चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, उसकी हमने शुरुआत की हुई है। अभी तक हमने जो है काफ़ी प्रकार की कृषियाँ कर ली हैं, जैसे आदिम निर्वाह, गहन निर्वाह, रोपण, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। अच्छा, भूमध्य सागरीय कृषि की एक खास विशेषता क्या है, यहाँ पर जो है खट्टे फलों की ही कृषि की जाती है, जैसे अंगूर वगैरह की। जो भी खट्टे फल होते हैं हमारे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, इन्हीं की कृषि की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है बाज़ार के लिए सब्जी खेती उद्यान कृषि। इसे जो है ट्रक कृषि भी कहा जाता है। बाज़ार के लिए सब्जी यानी कि बाज़ार में आप देखते हो जो सब्जी आते हैं, जो फल आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कैसे उगाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बाज़ार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, यह जो कृषि है यह एक विशेष प्रकार की कृषि है। इसमें अधिक मुद्रा में मिलने वाली फसल जैसे सब्जियां और फल फूल, मतलब जिसे बेचकर हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ऐसे जो है यहाँ पर सब्जियां और फल फूल उगाए जाते हैं। इनकी मांग जो है, इस फसल की मांग जो है यानी कि सब्जियों की, फल फूल की, नगरीय क्षेत्रों में अधिक है। क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में अधिक इसलिए है, लोग दूर दूर रहते हैं, वो चाहते हैं हमारे पास ही सब कुछ मिले, तो इसलिए नगरीय क्षेत्रों में इनकी मांग अधिक है। इस कृषि में खेतों का आकार जो है वो छोटा होता है। इस कृषि में गहन श्रम व अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब श्रम भी ज़्यादा किया जाता है और पूंजी भी अधिक लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है इसके लिए सिंचाई, उर्वरक यानी कि खाद, अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है। यह खेती मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिक क्षेत्रों में विकसित है। मतलब जो बाज़ारीय क्षेत्रीय कृषि है सब्जियों की, वो नगरीय क्षेत्रों में इसकी अधिक डिमांड है और इसके लिए हमें गहन क्षमता और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब जो बाज़ारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है, मतलब यह नगरों के ही पास क्यों की जाती है, इसका यह यहाँ पर जो है हमें जवाब देना है। बाज़ारी सब्जी कृषि में जो है अधिक मुद्रा में मिलने वाली, जैसे ये तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि सब्जियाँ, फल व पुष्प यहाँ पर इस कृषि में लगाए जाते हैं, जिनकी मांग जो है नगरीय क्षेत्रों में ही अधिक होती है। इसमें जो है आकार छोटा होता है। यहाँ खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा जो है नगरों से जुड़े हुए होते हैं, नहीं ऊंची, जहाँ पर नगरों में क्या है, जहाँ लोगों की आय अच्छी होती है, यानी कि जो उपभोक्ता हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो ज़्यादा पैसे देकर जो है सामान खरीद सकते हैं। इसीलिए जो है यह कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही की जाती है, क्योंकि इसमें गहन श्रम और अधिक पूंजी की मांग होती है। इसीलिए जो पूंजी हम लगाते हैं, जो श्रम हम करते हैं, उसका फल जो है हमें नगरीय क्षेत्रों से ही अधिक प्राप्त हो सकता है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसे ट्रक कृषि भी कहा जाता है। तो अगर आपको प्रश्न आ जाता है ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो उसमें आपने यही सारी बातें लिखनी हैं। नगरीय बाज़ारों के लिए यानी कि नगर के बाज़ारों के लिए जो फसल उगाई जाती हैं, जो सब्जियां विशिष्ट रूप से कृषि करके उगाई जाती है, वो ट्रक कृषि कहलाई जाती है। और इस कृषि में जो है यातायात के साधनों को शामिल किया जाता है, क्योंकि गांव से नगरों को जो है यातायात के साधनों के द्वारा ही जोड़ा जाता है। नगरीय बाज़ार में जो है ट्रक फार्मों की दूरियां ट्रक द्वारा, ट्रक क्या है, यातायात का साधन है, ट्रक द्वारा जो है रात भर में तय किया जा सकने वाला एक हमारा साधन है।
ट्रक कृषि का शहरीकरण से जो है, शहरों से जो है गहरा संबंध है। शहरी क्षेत्रों में भारी जनसंख्या सब्जी की भारी मांग निर्मित करती है। ये तो आपको पता ही है, अधिक से अधिक जनसंख्या जो है शहरों में निवास करती है। अब शहरों के लोगों की डिमांड भी ज़्यादा होती है, इसलिए गांव से जो है लोगों तक उनकी मांग के अनुसार जो सामान है वो ट्रकों में लाद कर जो है पहुंचाया जाता है। ट्रक कृषि जो है उत्तर पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में काफ़ी विकसित है। अपने लंबी उत्पादन व ऋतु के साथ जो है भारत ट्रक कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त है, क्योंकि आप देखते हो यहाँ पर जो है ऋतु परिवर्तन होता रहता है और ऋतु परिवर्तन के साथ साथ जो है जैसा मौसम होता है उसी की तरह जो है यहाँ पर फसल उगाई जाती है। अब ट्रक कृषि की विशेषताएं क्या है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। अभी क्या है, एक तो खेत छोटे होते हैं, यह गहन कृषि होती है। यातायात की सुविधाएं जो हैं वो तीव्र होती हैं, इसमें बेहतर सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। और क्या है, खाद और रासायनिक उर्वरकों का जो भारी मात्रा में जो है प्रयोग किया जाता है। उच्च उत्पादन देने वाले बीजों का भी प्रयोग किया जाता है। कृषि का अधिकतम कार्य जो है मानव श्रम के द्वारा किया जाता है। फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए जो है कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ट्रक कृषि हो या उद्यान कृषि हो वो एक ही बात है। अगला है हमारा सहकारी कृषि। सहकारी कृषि क्या है, जब कृषकों को एक समूह, कृषक कौन होते हैं, किसानों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी इच्छा से जो है एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्यों को जो है वो पूरा करता है, वह जो है सहकारी कृषि कहलाती है। मतलब किसानों का एक समूह होता है और वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है अपनी एक सहकारी संस्था का निर्माण करते हैं और निर्माण कर जो है वहाँ पर अपने कृषि कार्यों को वो पूरा करते हैं। इसे जो है सहकारी कृषि कहा जाता है। इसमें फार्म जो है व्यक्तिगत रूप से एक ही रहता है, किंतु कृषि जो है सहकारी रूप से की जाती है। मतलब जो खेती करने के कार्य का जो स्थान है, जो फार्म है, वो एक ही होता है, परंतु वहाँ पर सहकारी रूप से सभी लोग सामूहिक रूप से जो है सहकारी रूप से कार्य करते हैं। इसमें सहकारी संस्था जो है कृषकों की भी सभी रूपों से सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीज़ों को खरीदने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्यों पर बेचने व सस्ती दरों पर परिष्कृत साधनों को जुटाने के लिए होती है। मतलब जो संस्था का इसमें निर्माण किया जाता है, वो संस्था जो कृषि से संबंधित कार्य होते हैं उन कार्यों को अग्रसर करने के लिए, लागू करने के लिए जो है किसानों की सहायता करती है। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व आरंभ हुआ था तथा पश्चिमी यूरोप में डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन व इटली में सफलतापूर्वक चला। इसको सबसे अधिक सफलता जो है डेनमार्क में मिली थी, जहां पर प्रत्येक कृषक जो है इस प्रकार की कृषि का सदस्य है। मतलब वहां जितने भी किसान हैं डेनमार्क में, वो सहकारी कृषि के सदस्य माने जाते हैं। अगला है हमारा सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि में क्या होता है, समूह में, उसमें भी किसानों का एक समूह है, यहाँ पर भी इसमें इसमें उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व, मतलब जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उन सब पर जो अधिकार है वो संपूर्ण समाज के हाथों में होता है। सहकारी कृषि में तो क्या था, एक संस्था के हाथ में होता है। सामूहिक में क्या है कि सभी लोगों का बराबर का अधिकार होता है। कृषि का यह प्रकार जो है पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां पर कृषि दशा को सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि एवं आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए जो है सामूहिक कृषि कहा गया था। सोवियत संघ में जो है इसे कोलखोज का नाम भी दिया गया था। और क्या है,
सोवियत संघ ने इसको कोलखोज का नाम जो दिया, इसमें सभी कृषक जो है अपने संसाधन जैसे भूमि है, पशुधन है, श्रम को मिलाकर जो है कृषि कार्य करते हैं। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है भूमि का एक छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते हैं। सरकार उत्पादन का वार्षिक मूल्य निर्धारित करती है, मतलब आप वर्ष भर में जितनी फसलें उगाते हो उन सब का मूल्य जो है सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है एवं उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्यों पर खरीदती है। अधिक उत्पादन होने पर इसमें सभी सदस्यों को बांट दिया जाता है। इसमें कृषकों को मशीन के लिए कर भी चुकाना पड़ता है, मतलब वो अपने लिए जो मशीनें लेते हैं या जो भी कृषि से संबंधित सामग्री खरीदते हैं उन सब के लिए वो जो कर लेते हैं वो उन्हें चुकाना पड़ता है। साथ ही असाधारण कार्य करने वाले कृषकों को इनाम भी दिया जाता है। इसमें सबसे पहले सोवियत संघ की समाजवादी सरकार ने प्रारंभ किया था। इसके बाद में अन्य समाजवादी देशों ने भी इसे अपनाया था। सहकारी कृषि जो है एक संस्था के अंदर किया जाता है, एक संस्था उसका कार्य संभालती है और सामूहिक कृषि में जो है कृषि करने वाले लोगों का समान अधिकार होता है। किसी भी देश की सरकार द्वारा जो है उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करके वही उस वस्तु को खरीदती है और लोग इस प्रकार की कृषि को करने के लिए जिस भी प्रकार का वो ऋण लेते हैं, कर लेते हैं, वो जो है उन्हें चुकाना पड़ता है। हमारा अगला टॉपिक है खनन। ये हमारा जो है इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है। तो खनन होता क्या है? खानों से खनिज प्राप्त करने की क्रिया को जो है खनन कहा जाता है। भूपट्टी पर यानी कि पृथ्वी से मूल्यवान धात्विक खनिजों या अधात्विक खनिजों को निकालने की प्रक्रिया जो है वो खनन कहलाती है। पहले मनुष्य जो है कृषि कार्य, मछली पकड़ना और व्यापार कार्यों में लगा रहता था। खनन का आरंभ जो है सांस्कृतिक विकास और आर्थिक आवश्यकता के उत्पादन के बाद हुआ है। आज खनन से जो कच्चा माल प्राप्त होता है, जो ऊर्जा के संसाधन हैं, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की जीवन शैली बन चुका है। विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है खनिज व ऊर्जा के संसाधनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। आधुनिक युग में जो है अनेक विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में खनिजों का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। खनन कार्य को जो है दो कारक प्रभावित करते हैं, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। भौतिक कारकों में क्या है? इसमें खनिज के निक्षेपों के जो आकार हैं, श्रेणी है उनकी, वो किस अवस्था में उपस्थित है उनको यहाँ शामिल किया जाता है। और आर्थिक कारकों में क्या है? इसमें खनिज की मांग की किस खनिज, जो हमें खनिजों से कच्चा माल मिलता है, जो ऊर्जा के संसाधन मिलते हैं, उनकी किस जगह कितनी मांग है, इन सब पर जो है कितना खर्चा आएगा, किस प्रकार का श्रम लगेगा, यातायात के साधन, जो भी पूंजी उपलब्ध होती है उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। अब है खनन की विधियां कौन कौन सी हैं, या सतही खनन व भूमिगत खनन में अंतर बताइए। खनन की दो विधियां बताई गई हैं, धरातलीय खनन और खुली खान। धरातलीय खनन को क्या कहा जाता है? खुली खान या सतही खनन। और दूसरी क्या है? भूमिगत खनन। भूमिगत खनन का नाम क्या है? कूप की खनन, यानी कि अंदर जाके कुएं के रूप में खोदकर जो निकाला जाता है। अब सबसे पहले हम करेंगे अपना धरातलीय खनन। धरातलीय खनन क्या होता है कि धरातलीय खनन में भूगर्भीय खनन की तुलना में आसान, सस्ता व अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। इस विधि में जो है धरातल की मिट्टी, चट्टानों आदि को हटाकर जो है खनिज की परतों को खोदा, काटा व विस्फोटित यानी कि बम वगैरह लगाकर जो है उन्हें फोड़ा जाता है, फिर उन्हें प्राप्त किया जाता है। ऐसे खुले गर्त वाली खानों में बड़ी बड़ी क्रेन व ट्रकों से खनिज लाती है। आज 90% जो है खुले गर्त
गर्त वाली खानें हैं। 99% धात्विक खनिजों में ऐसी ही खानों से निकाले जाते हैं। खुले गर्त वाली खान वही सफल होती है जहाँ खनिजों के भंडार धरातल के निकट गहराई पर पाई जाती है। अब है हमारा भूमिगत खनन या कूप की खनन। इस प्रकार के खनन जो है ऊर्ध्वाधर या तिरछे खनिज कूप मतलब कुएं या क्षैतिज सुरंगें बनाकर बनाई जाती हैं, मतलब सुरंगों में या गुफाओं के रूप में बनाकर जो है इस प्रकार के खनिज प्राप्त किए जाते हैं। इन सभी को आपस में बड़े गलियारों से जोड़ दिया जाता है। खनिज व खोदी गई चट्टानों को इन्हीं मार्गों द्वारा धरातल पर लाया जाता है। इन खानों में जो है लिफ्ट, वेदर मशीन, शुद्ध हवा आने की व्यवस्था व प्रकाश की व्यवस्था होती है। कभी कभी ये खाने जो है काफ़ी गहरी हो जाती हैं। भूमिगत खाने जो हैं धरातलीय खानों की तुलना में अधिक जोखिम भरी होती है, क्योंकि ये काफ़ी गहराई तक पाई जाती हैं। तो इसलिए धरातलीय खाने तो क्या है, वो ऊपर ही मिल जाती हैं। भूमिगत खाने जो भूमि के अंदर जाके सुरंगें बनाकर एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़कर जो बनाई जाती है वो भूमिगत खनन कहलाता है। और धरातलीय खनन में क्या होता है, चट्टानों को, भूमि की परत को, वहाँ पर जो है आप कई बार देखते हो कहीं पर कोई खुदाई चल रही होती है, पत्थर को तोड़ा जा रहा होता है, फिर वहाँ से जो है खनिज पदार्थों को निकाला जाता है, वो हमारा धरातलीय खनन कहलाता है। अब कई बार ये भी आ जाता है कि विकसित देश जो है खनन कार्य से पीछे क्यों हट रहे हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन के खनन, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें जो श्रमिक लागत है, श्रम करने की जो लागत है, कार्य करने वालों की जो उनको जो सैलरी दी जाती है वो अधिक आने लगी है। जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहा है। अफ्रीका के कई देश, दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश और एशिया के आय के साधन जो है 50% जो है खनन कार्य में ही लगे हुए हैं। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।